नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नविंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है मुगल काल जो है उसमें आज हम जहांगीर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर सबको पढ़ लिया है। आज जो नंबर है वो है जहांगीर का, जो तीसरा हम कहेंगे चौथा मुगल बादशाह रहता है मुगल काल में। तो चलिए आज हम देखेंगे जहांगीर का जो शासनकाल है। जहांगीर का शासनकाल रहता है 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। अकबर की मृत्यु हो जाती है, हम देखेंगे 1605 में। कब हो जाती है? 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु हो जाती है अतिसार होने की वजह से। तो उसके बाद जो अगला बादशाह बनता है, जो दिल्ली के तख्त पर बैठता है, वो बनता है जहांगीर। इससे पहले जो बादशाह थे उनके बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहला बादशाह था, आपके याद होता चला जाएगा, बाबर था। फिर हुमायूं था, हुमायूं रहता है। उसके बाद हम देखेंगे अकबर रहता है। तो अब चौथे नंबर पे कौन आता है? मुगल बादशाह जहांगीर। जहांगीर के जन्म की बात करें तो हम सबसे पहले देखेंगे जो जहांगीर का जन्म है वह शेख सलीम चिश्ती, एक सूफी संत थे। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जन्म हुआ था किसका? जहांगीर का। इसीलिए जो जहांगीर का बचपन का नाम है, जहांगीर का जो बचपन का नाम है, बचपन का नाम क्या रहता है? सलीम, इसके बचपन का नाम रहता है। और अकबर द्वारा इसे शेखू बाबा कहकर भी पुकारा जाता था। प्यार से अकबर जो थे इन्हें शेखू बाबा कहते थे, क्योंकि यह शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था। तो इसके बाद हम देखेंगे इनके पिता। तो हमें पता है कौन थे? अकबर। जहांगीर अकबर की संतान तथा इनकी माता की बात करें तो जहांगीर की माता कौन थी? जयपुर राजघराने के जो राजपूत शासक थे, भारमल की पुत्री मरियम उज़्मानी। कौन थी? मरियम उज़्मानी की कोख से अकबर का जन्म होता है, जिसका पहले नाम क्या था? हरखा भाई। जयपुर के राजपूत राजघराना था, भारमल की पुत्री थी हरखा बाई, जिसका विवाह होता है अकबर के साथ। कब? 1562 ईस्वी में, जब वह कहाँ जा रहा था? जियारत करने जा रहा था अजमेर में। जो सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी दरगाह पे जा रहा था। तो उस दौरान उनका विवाह होता है हरखा बाई से, जिसका नाम मरियम उज़्मानी हो जाता है। उसी से जो आगे संतान प्राप्ति होती है वो रहते हैं जहांगीर, जो आगे चलकर चौथे मुगल बादशाह बनते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे इनका विवाह किन किन से होता है। विवाह भी जो है इनका राजपूत घराने से होता है। पहले हम देखेंगे जयपुर के राजपूत शासक हम देखेंगे भगवान दास की पुत्री तथा मान सिंह की बहन, जिसका नाम था मानबाई। क्या नाम था? मानबाई से विवाह होता है जहांगीर का। और दूसरा विवाह हम देखेंगे जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री थी, जिसका नाम था जगत गोसाई, जिससे जहांगीर का विवाह होता है। और इसी जगत गोसाई को जोधा के नाम से पहचाना जाता है। किस नाम से? जोधा के नाम से, क्योंकि यह राजकुमारी जोधपुर से संबंध रखती थी, इसलिए इसे जोधा के नाम से पुकारा जाता है। ये तो इसके विवाह रहते हैं। एक विवाह आगे चलकर होता है 1611 ईस्वी में नूरजहां के साथ, वो आगे देखेंगे हम। इसके बाद हम बात करेंगे जहांगीर के गुरु की। जहांगीर का
जो शिक्षक था, जहांगीर का शिक्षक कौन रहता है, किसकी देखरेख में जहांगीर की शिक्षा होती है? तो जहांगीर के शिक्षक की बात करें तो इनका शिक्षक था अब्दुल रहीम खान खाना, जो बैरम खान का पुत्र था। यह जहांगीर का शिक्षक रहता है। इसके बाद हम करेंगे जहांगीर का जो राज्याभिषेक है वो कहाँ होता है? 1605 ईस्वी में आगरा में होता है। आगरा में जहांगीर का राज्याभिषेक। राज्याभिषेक तो जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ होता है? जहांगीर का राज्याभिषेक होता है आगरा में होता है, 1605 में होता है। अगर जगह पूछी जाए तो आगरा। जो जहांगीर का राज्याभिषेक है आगरा में होता है। इसके बाद हम देखेंगे जैसे ही जहांगीर गद्दी पर बैठता है, सत्ता संभालता है, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? गद्दी पर बैठते ही 12 अध्यादेश, बैठते ही क्या किया जाता है? 12 अध्यादेश जारी किए जाते हैं। अध्यादेश जारी किए जाते हैं, जिनमें से हम देखेंगे 4 प्रमुख रूप से देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो मादक पदार्थ हैं इनकी बिक्री पर क्या किया जाता है? इनकी बिक्री पर रोक लगा दी जाती है। फिर हम देखेंगे प्रजा के कल्याण के लिए अस्पतालों का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? अस्पतालों का निर्माण किया जाता है। और इसी में तंबाकू पर बैन की बात आ जाएगी। फिर तीसरा हम यहाँ पर देखेंगे क्या किया जाता है? कैदियों को क्षमादान दिया जाता है। क्या किया जाता है? कैदियों को क्षमादान दिया जाता है जहांगीर के द्वारा। मुख्य रूप से देखें तो गद्दी पर बैठते ही 12 अध्यादेश जारी। किस मुगल बादशाह के द्वारा 12 अध्यादेश जारी किए गए? तो 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह जहांगीर था, और मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने वाला बादशाह जहांगीर रहता है। तो आगरा में हम देखेंगे एक न्याय की जंजीर भी लगाई जाती है। आगरा के किले में हम देखें, आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई जाती है। न्याय की जो जंजीर है लगवाई जाती है। न्याय की जंजीर किस मुगल बादशाह के द्वारा लगाई गई? आगरा में। इससे पहले न्याय से संबंधित जो एक चेन लगाई जाती है, घंटियां जिससे लगी होती हैं, वो किसके समय लगी थी? सल्तनत काल में इल्तुतमिश के समय लगी थी। तो यह गद्दी पर बैठते ही कुछ कार्य किए थे जहांगीर के द्वारा किए गए थे। तो उसके बाद हम देखेंगे जहांगीर की एक सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है 1615 ईस्वी में आमेर के साथ संधि। 1615 ईस्वी में क्या किया जाता है? मेवाड़ के साथ संधि की जाती है, यानी हम मेवाड़ संधि बोलेंगे इसे। मेवाड़ संधि 1615 में होती है जहांगीर के द्वारा। तो मेवाड़ का शासक उस समय कौन रहता है? अमर सिंह रहता है। मेवाड़ का शासक कौन रहेगा? अमर सिंह रहेगा। अमर सिंह। इससे पहले हम देखेंगे प्रथम शासक बाबर, हुमायूं, उनको समय नहीं मिला, लेकिन अकबर जो है मुगल शासक या मुगल बादशाह, उसके पास काफ़ी समय था। उसने अपनी जो साम्राज्य है उसको काफ़ी हद तक बढ़ाया था, विकसित किया था, काफ़ी डेवलप हुआ था उसका मुगल काल में, अकबर के समय। लेकिन हम देखेंगे 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। मेवाड़ के राणा प्रताप के साथ काफ़ी संघर्ष रहता है। जो मुगल काल है, मुगल बादशाह अकबर है, राणा प्रताप कहीं भी जो मुगलों की अधीनता है वो स्वीकार नहीं करते। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जहांगीर के समय जो मेवाड़ है उसकी संधि हो जाती है अमर सिंह के साथ। तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है जहांगीर की, सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है, सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है।
तो इसमें कुछ शर्तें रखी जाती हैं, शर्तें रखी जाती हैं। इस शर्तों के अनुसार हम देखेंगे जो मेवाड़ का दुर्ग है, मेवाड़ का जो दुर्ग है वो राणा को सौंप दिया जाता है। किसको? राणा को सौंप दिया जाता है, राणा को सौंप दिया गया। लेकिन इसकी जो मरम्मत है, इसकी दुर्ग की जो मरम्मत है वह राजपूत नहीं करवा सकेंगे। राजपूत या राणा इसकी मरम्मत नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। और अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह को मुगल दरबार में जाना पड़ेगा, मुगल दरबार में जाना पड़ेगा या रहना पड़ेगा, ये इनकी शर्तें थी। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर जो मेवाड़ है, मेवाड़ को विवाह संबंधों के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। फिर से हम देखेंगे मेवाड़ दुर्ग है जो राणा को सौंप दिया जाए, लेकिन उसकी मरम्मत कराने का जो अधिकार है राणा के पास नहीं रहा। कर्ण सिंह है जो मुगलों के दरबार में शामिल होंगे तथा मेवाड़ के साथ विवाह जो संबंध है वो बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि मेवाड़ के जो राजपूत शासक हैं उनके जो विवाह संबंध है किससे? मुगलों के साथ विवाह के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे मेवाड़ के जो शासक हैं, राजपूत शासक हैं, उनको कतई मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो एक प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे जहांगीर के समय जो राणा अमर सिंह है इनके द्वारा क्या किया जाता है? मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया जाता है, मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद जहांगीर क्या करता है? आगरा के दुर्ग में हम देखेंगे जो आगरा का दुर्ग है, जहांगीर के द्वारा आगरा के दुर्ग के सामने हम देखेंगे राणा अमर सिंह व कर्ण सिंह की दो संगमरमर की मूर्तियां जो है मूर्तियां बनवाकर लगवाई जाती हैं, मूर्तियां स्थापित करवाई जाती हैं। फिर से देख लेंगे जो इससे पहले हमने पढ़ा है जहांगीर के बारे में, जो मुगल बादशाह जहांगीर है उसके द्वारा क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे मुगल बादशाह जो जहांगीर है 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन करता है। इनका जन्म जो है जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से होता है। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे जहांगीर अकबर के जहां, और इनकी माता का नाम क्या था? मरियम उजमानी, जिसका पहले नाम क्या था? हरखां बाई था। तो इनके बचपन का नाम सलीम था। अगर इनके विवाह की बात करें तो जयपुर की एक राजकुमारी थी राजपूत घराने से, भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन, जिसका नाम क्या था? मानबाई था। उनसे इनका विवाह होता है जयपुर की मानबाई से। अगला विवाह होता है जोधपुर की जगत गोसाई के साथ। जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, जिसे इतिहास में जोधा के नाम से भी जाना जाता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स के सवाल आएंगे, सर फिर अकबर और जोधा फिल्म क्यों बनी इन पर? वो तो विवाद की बात है, वो नहीं उसके बारे में कुछ कह सकते, लेकिन जगत गोसाई है जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण से जोधा यहाँ पर कहा गया है। फिर इनके शिक्षक की बात करें, अकबर के द्वारा इनकी शिक्षा दीक्षा का काफ़ी ध्यान रखा गया। तो इनका जो शिक्षक है वो कौन रहता है? अब्दुल रहीम खान खाना जो है इनके शिक्षक रहते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम फिर हम देखें जोधपुर का राजकुमारी जो जगत गोसाई है, इसी जगत गोसाई की कोख से किसका जन्म होता है? खुर्रम, जो अगला मुगल बादशाह बनता है। शाहजहां के नाम से इनके बचपन का नाम खुर्रम था। यानी दोनों अकबर के बाद जो
मुगल बादशाह बनेंगे, एक तो जहांगीर, यह भी दोहितर रहता है, राजस्थान के जयपुर का राजपूताने का दोहिता है। और दूसरा हम बात करें, अगला बादशाह जहांगीर के बाद जो शाहजहां बनता है, यह जोधपुर का दोहितर रहता है। यानी दोनों मुगल बादशाहों की ननिहाल है जो राजस्थान में रहती है। उसके बाद हम बात करेंगे राज्याभिषेक की। राज्याभिषेक कहाँ होता है? आगरा में होता है, तथा नूरुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी के नाम से जो जहांगीर है गद्दी पर बैठता है। किस नाम से? नूरुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी, बादशाह गाजी की उपाधि गद्दी पर बैठते समय लेता है। और गद्दी पर बैठते ही 12 अध्यादेश जारी किए जाते हैं। गद्दी पर बैठते ही किस मुगल बादशाह द्वारा 12 अध्यादेश जारी किए गए? जहांगीर के द्वारा किए गए, जिसमें हम देखेंगे मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी जाती है, जनता के या प्रजा के कल्याण के लिए अस्पतालों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कैदी हैं, जो कैदियों को क्षमादान दिया जाता है। और आगरा के किले में एक न्याय की जंजीर लगाई जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे न्याय की जंजीर जो लगवाई गई, जो न्याय की जंजीर लगवाने वाला जो मुगल बादशाह था वो कौन रहता है? जहांगीर ही रहता है। इसके बाद हम देखेंगे जहांगीर की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रहती है। जहांगीर की सबसे बड़ी उपलब्धि है मेवाड़ के साथ संधि करना, क्योंकि इससे पहले हम देखेंगे जो मुगल बादशाह अकबर है वो काफ़ी समय तक अपने पूरे शासनकाल में जूझता रहा मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए, लेकिन उसको अधीन नहीं कर पाया। अब मेवाड़ को अधीन करने के कई कारण थे। यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे यह भारत का मैप है, इस तरीके से हम देखेंगे भारत का यह मैप है, तो यहाँ पर दिल्ली स्थित है, तो यहाँ पर राजस्थान का क्षेत्र आता है। अब इधर हम देखेंगे गुजरात है नीचे, यह बंदरगाह का क्षेत्र है। अब दिल्ली का जो सम्राट होता था उसे इस बंदरगाह पर आने के लिए, समुद्री एरिया तक आने के लिए सबसे पहले किससे गुजरना पड़ता था? मेवाड़ से गुजरना पड़ता था। तो यहाँ के शासक हैं वो सेना के साथ लूटपाट करते थे तथा उनको परेशान करते थे। फिर हम देखेंगे गुजरात के रास्ते है या मालवा दक्षिण भारत की तरफ आना पड़ता था, तब भी रास्ते में इन्हें परेशानी होती थी, क्योंकि इनका जो मेवाड़ का साम्राज्य है, जो शासनकाल है, जो हम देखेंगे रियासत है, वह काफ़ी लंबी चौड़ी रहती है। तो ज़्यादातर यही कारण रहता है। जैसे कि हम देखेंगे हज की जो यात्रा होती है, यहीं से इन्हीं बंदरगाहों से होकर जाना पड़ता था मक्का की तरफ। तो मुगल हैं जो इसे अपने अधीन रखना चाहते थे, जिसमें रास्ते का कांटा रहते थे जो मेवाड़ के शासक हैं। इसीलिए अकबर के द्वारा मेवाड़ को बार बार जीतने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अकबर क्या है? विफल रहता है। तो उसके बाद हम देखेंगे जहांगीर इस कार्य में सफल हो जाते हैं। वो मेवाड़ को जीत तो नहीं पाते, लेकिन मेवाड़ के साथ क्या करते हैं? एक संधि कर लेती है। मेवाड़ के साथ किस मुगल बादशाह के द्वारा संधि की जाती है? तो मुगल बादशाह रहेगा जहांगीर। और कब की जाती है? 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में। और 1615 ईस्वी में, और मेवाड़ का शासक कौन रहता है? अमर सिंह। मेवाड़ का शासक रहेगा अमर सिंह और उनका पुत्र कर्ण सिंह। तो उधर से हम देखेंगे खुर्रम, मुगल बादशाह शाहजहां है जो अगला बनने वाला। तो जहांगीर के द्वारा खुर्रम को भेजा जाता है और अमर सिंह के द्वारा किसे भेजा जाता है? कर्ण सिंह को भेजा जाता है। तो यहाँ पर इनके मध्य संधि होती है, लेकिन वास्तविक जो शासक हैं उधर जहांगीर रहेगा और इधर अमर सिंह रहेगा, इनके मध्य संधि हो जाती है। तो संधि की कुछ शर्तें रहती हैं। तो इन संधि की शर्तों में हम देखेंगे जो मेवाड़ का दुर्ग है या चित्तौड़ का दुर्ग है वो किसे सौंप दिया जाता है? राणा को सौंप दिया जाता है। और मुगलों की संप्रभुता राणा अमर सिंह के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। फिर हम देखेंगे दुर्ग तो सौंप दिया राजपूतों को, लेकिन उसकी जो मरम्मत है, जो मरम्मत का कार्य है, वो राजपूत या राणा है जो नहीं करवा सकते। फिर देखेंगे हम कर्ण सिंह। कर्ण सिंह मुगल दरबार में शामिल होगा, इसे मनसब प्रदान किया जाएगा। दूसरा हम देखेंगे एक शर्ती, मेवाड़ को मुगलों के द्वारा विवाह संबंधों के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे जो जहांगीर है, जहांगीर के द्वारा क्या किया जाता है?
आगरा के दुर्ग में राणा अमर सिंह व राणा करण सिंह की 2 संगमरमर की मूर्तियां बनवाकर दुर्ग के सामने स्थापित करवाई जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे का जो जहांगीर का इतिहास है, दक्षिण की नीति क्या रहती है, उसके अभियान क्या रहते हैं। दक्षिण भारत की जो नीति है, यहाँ पर हम देखेंगे दक्षिण भारत की नीति। दक्षिण भारत में सीमित विस्तार की नीति अपनाई जाती है। सीमित विस्तार की नीति अपनाई जाती है जहांगीर के द्वारा। सीमित विस्तार की नीति, कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किए जाते दक्षिण भारत को विजय करने के। कारण भी रहता है जहांगीर के द्वारा। हम देखेंगे जो जहांगीर है, दक्षिण की तरफ जब रुख किया जाता है तो मलिक अंबर के द्वारा इसका पुरजोर क्या है, विरोध किया जाता है। मलिक अंबर के विरोध के कारण जो दक्षिण के विस्तार की नीति है, वह पूर्ण नहीं कर पाते जहांगीर। और मलिक अंबर के द्वारा कौन सी गुरिल्ला युद्ध पद्धति, क्योंकि मुगलों की सेना बड़ी थी इसलिए मलिक अंबर सीधे युद्ध न लड़कर गुरिल्ला युद्ध पद्धति के द्वारा, गुरिल्ला युद्ध पद्धति से मुगलों का सामना करते हैं। और मलिक अंबर को, जो मलिक अंबर हैं, इन्हें दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है। दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है। टोडरमल के बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे, जब इनका जो कल्चर है, सांस्कृतिक है, जो भी है इनका, वह हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कंधार का मुगलों के हाथ से निकल जाना। मध्य एशिया का जो हम ध्यान देंगे जहांगीर के समय, तो जो कंधार है, कंधार का क्षेत्र है, जहांगीर के समय मुगलों के हाथ से निकल जाता है। जहांगीर के समय मुगलों के हाथ से निकल गया था कंधार। इतिहास के पन्नों में जहांगीर के काल को कलुषित माना जाता है, जिसका कारण रहता है क्या, कंधार का जहांगीर के हाथ से निकल जाना। तो यहाँ पर हम देखेंगे इतिहास के पन्नों में, कुछ विद्वान कहते हैं कि इतिहास के पन्नों में कंधार का जहांगीर के हाथों से निकल जाना जहांगीर का कलुषित काल कहलाता है। जो जहांगीर का काल है वो क्या कहलाता है, कलुषित। इसके बाद हम देखेंगे जहांगीर के जो साम्राज्य विस्तार को लेकर अभियान होते हैं। उससे पहले हम देखेंगे जहांगीर के समय जो विद्रोह होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे विद्रोह। सबसे पहले हम देखेंगे इनके जो विद्रोह हैं 1606 ईस्वी में खुसरो का विद्रोह होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे 1622 से लेकर 26 तक हम देखेंगे शाहजहां या खुर्रम का विद्रोह होता है। उसके बाद हम देखेंगे 1626 ईस्वी में किसका विद्रोह होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे महावत खान का विद्रोह होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो खुसरो है 1606 ईस्वी में खुसरो का विद्रोह। खुसरो कौन था, खुसरो जहांगीर का पुत्र था। कौन था, जहांगीर व मानबाई का पुत्र था खुसरो। तो इनके मामा मान सिंह के द्वारा, खुसरो के मामा थे मान सिंह के द्वारा खुसरो का समर्थन किया जाता है। और इसी विद्रोह के समय जो खुसरो है वो क्या करते हैं, सिखों के गुरु, 5वें गुरु अर्जुन देव जो है इनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसकी वजह से जहांगीर के द्वारा इन्हें क्या दिया जाता है, मृत्युदंड दिया जाता है। जब खुसरो विद्रोह के समय इनकी शरण में चले जाते हैं और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं विजय का,
तो जहांगीर क्या है, तिलमिला जाता है और गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया जाता है। जब खुसरो का विद्रोह असफल हो जाता है, उसका दमन कर दिया जाता है, तो उसके बाद हम देखेंगे शाहजहां का विद्रोह होता है। शाहजहां का विद्रोह हम देखेंगे, शाहजहां या खुर्रम का विद्रोह 1622 से लेकर के 1626 ईस्वी तक। जहांगीर के द्वारा खुर्रम को कंधार की तरफ जाने को कहा जाता है। जो जहांगीर है वह खुर्रम को क्या कहते हैं, कंधार भेजते हैं, कंधार भेजते हैं। लेकिन खुर्रम क्या करते हैं, शहजादा खुर्रम या शाहजहां क्या करते हैं, कंधार जाने से मना कर देते हैं और विद्रोह खड़ा कर देते हैं। क्या करते हैं, विद्रोह खड़ा कर देते हैं। लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया जाता है, इसका दमन कर दिया जाता है। तो इस विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया जाता है, जहांगीर के द्वारा इस विद्रोह के दमन के लिए महावत खां को भेजा जाता है। तो जो महावत खान है, महावत खान इस विद्रोह का दमन करते हैं। इसके बाद जो अगला विद्रोह है इसी महावत खान के द्वारा खड़ा कर दिया जाता है। कब, 1626 ईस्वी को महावत खान का विद्रोह। 1626 ईस्वी महावत खान का विद्रोह, महावत खान का विद्रोह होता है। महावत खान के द्वारा जहांगीर को बंदी भी बना लिया जाता है, जहांगीर को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन बाद में जहांगीर को छुड़ा लिया जाता है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह होते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा किसका विद्रोह था, महावत खान का विद्रोह था। इसके बाद हम देखेंगे नूरजहां। नूरजहां, नूरजहां जहांगीर की पत्नी रहती है। नूरजहां का वास्तविक जो नाम है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा, नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था तथा यह ईरान के सामंत ग्यास बेग, जिसे बाद में एतमादुद्दौला के नाम से भी जाना गया, की पुत्री थी। हम देखेंगे मेहरुनिसा क्या थी, ईरान के सामंत ग्यास बेग की पुत्री, ग्यास बेग व अस्मत बेगम की पुत्री थी। कौन, मेहरुनिसा। तथा इनके पति का नाम क्या था, मेहरुनिसा के बाद में नूरजहां आती है। मेहरुनिसा के पति का नाम था अली कुली खान। अली कुली खान, जिसकी मृत्यु हो जाती है, मेहरुनिसा विधवा हो जाती है। तो जहांगीर के द्वारा पहली बार जो मेहरुनिसा के दर्शन है कहाँ पर किया जाता है, जो नूरजहां है इसका पहली बार जो दीदार है, दीदार जहांगीर को कहाँ पर होता है, जहांगीर को, अनारकली का जहांगीर, इसे पहली बार जो दीदार है नूरजहां का होता है नौरोज के दिन देखते हैं। और जो जहांगीर हैं आसक्त हो जाते हैं किस पर, नूरजहां पर। तो 1611 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में जहांगीर का नूरजहां से विवाह हो जाता है। जहांगीर का नूरजहां या मेहरुनिसा से विवाह हो जाता है। और 1612 ईस्वी में किसका होता है, शाहजहां का भी विवाह हो जाता है। किससे हो जाता है, मुमताज़ महल के साथ। 1 साल पहले पिता का विवाह और 1 साल बाद पुत्र का विवाह। तो 1611 से लेकर के 1622 ईस्वी तक किसका प्रभाव रहेगा मुगल काल में। 1611 से लेकर के 1622 ईस्वी तक जहांगीर के समय जो शासन है, नूरजहां का प्रभाव 1611 से लेकर के 1622 ईस्वी तक शासन में रहता है। मुगल काल का जो जहांगीर के समय 1611 से लेकर के 1622 तक प्रभाव किसका रहता है, अत्यधिक प्रभाव किसका रहता है, नूरजहां का रहता है। नूरजहां मुगल काल में प्रथम सामग्री थी, प्रथम बेगम थी जिनका हस्तक्षेप क्या है, शासन में रहा।
जिनके नाम के क्या थे, सिक्के चले। नूरजहां के नाम से सिक्के प्रचलित हुए, सिक्के भी प्रचलित हुए तथा सिक्कों पर उनका जो नाम है अंकित होता था। और शासन में भी हस्तक्षेप रहा, शासन में भी खूब हस्तक्षेप रहता है किसका, नूरजहां का। नूरजहां का प्रभाव 1611 से 1622 ईस्वी तक रहेगा किसमें, जहांगीर का शासनकाल था 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक। लेकिन नूरजहां का प्रभाव कितने समय रहा, 1611 से लेकर के 1622 ईस्वी तक। जहांगीर जो शराब का बड़ा शौकीन था, आदी हो चुका था। जहांगीर कहता था कि उसे एक सेर मांस व मदिरा जीवन यापन के लिए काफ़ी है या चाहिए। तो इसलिए जो प्रथम सामग्री रहती है जो शासन में अपना प्रभाव बढ़ाने वाली, वो रहती है नूरजहां। प्रथम मुगल साम्राज्य, इसका प्रशासन में पूरा हस्तक्षेप था। इसके द्वारा एक गुट का निर्माण भी किया जाता है जिसे जुनता गुट के नाम से जाते हैं, या नूरजहां गुट, नूरजहां गुट या जुनता के नाम से भी जाना जाता है। इसके सदस्य कौन कौन से थे, इनके सदस्य जो हैं, इनके सदस्यों की बात करें तो पहले हम देखेंगे नूरजहां स्वयं हो जाएंगी, नूरजहां। फिर हम देखेंगे ग्यास बेग जो इनके पिता हैं, फिर इनकी माता अस्मत बेगम, अस्मत बेगम रहेगी। उसके बाद हम देखेंगे आसफ खान, आसफ खान रहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जो खुर्रम है यानी कि शाहजहां है। यह नूरजहां गुट के सदस्य रहते हैं, इनका काफ़ी प्रभाव रहता है। नूरजहां की माता अस्मत बेगम के द्वारा इत्र बनाने की या इत्र का आविष्कार किया गया, इत्र का आविष्कार किया गया नूरजहां की माता अस्मत बेगम के द्वारा। और 1645 ईस्वी में हम देखेंगे, 1645 ईस्वी में नूरजहां की मृत्यु हो जाती है। कहाँ, लाहौर में इनका मकबरा बनाया जाता है। तो फिर से देख लेंगे हम इसे, जो अकबर के विद्रोह होते हैं जहांगीर के काल में। सबसे पहला विद्रोह हम देखेंगे 1606 ईस्वी में होता है। किसके द्वारा होता है, खुसरो के द्वारा होता है। खुसरो जहांगीर व मानबाई का पुत्र था और मान सिंह का भांजा था। मान सिंह का भांजा होने के कारण इसका भरपूर समर्थन भी मिला था, जिसकी वजह से जहांगीर ने दंडित भी किया था और उन्हें बंगाल की सूबेदारी सौंप दी गई थी। उसके बाद हम देखेंगे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के आशीर्वाद से प्राप्त करने के कारण जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव को क्या दिया जाता है, मृत्युदंड दे दिया जाता है। इसके बाद अगला जो विद्रोह है वो कब से कब तक होता है, 1622 से लेकर के 1626 ईस्वी तक। किसके द्वारा किया जाता है, शाहजहां या खुर्रम के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो मुगल बादशाह जहांगीर है शाहजहां को कंधार जाने के लिए कहते हैं, लेकिन शाहजहां मना कर देते हैं, नहीं मानते। वो क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो इस विद्रोह का दमन करने के लिए जहांगीर ने महावत खां को भेजा और इसका दमन महावत खां के द्वारा कर दिया जाता है। अगला विद्रोह स्वयं महावत खां कर देते हैं 1626 ईस्वी में। महावत खां 1626 में विद्रोह करते हैं और जहांगीर को बंदी भी बना लेते हैं, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे मुगल कालीन प्रथम सामग्री रहती है, साम्राज्य रहेगी जो मुगल काल के शासन में पूर्ण हस्तक्षेप करेगी, जिसका प्रभाव खूब रहेगा। तो वो है नूरजहां। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुनिसा था। क्या नाम था, मेहरुनिसा था। मेहरुनिसा नूरजहां कहाँ की निवासी थी, मूल निवासी कहाँ की थी, ईरान की थी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और ईरान के सामंत ग्यास बेग की पुत्री और अस्मत बेगम की, ग्यास बेग इनके पिता, अस्मत बेगम इनकी माता या इनकी संतान थी। तो ग्यास बेग को अतमादुद्दौला के नाम से भी जाना गया इतिहास में। और इनके पति का नाम क्या था, अली कुली खां था। इनके पति की मृत्यु हो जाती है, मेहरुनिसा विधवा हो जाती है। तो इसके बाद हम देखेंगे नूरजहां का पहली बार दीदार जहांगीर को कहाँ होता है, नौरोज़ के दिन होता है, नौरोज़ के त्योहार पर होता है। तो जहांगीर क्या होते हैं,
आसक्त हो जाते हैं और 1611 ईस्वी में नूरजहां से या मेहरुनिसा से विवाह कर लेते हैं। 1611 ईस्वी में इनसे विवाह हो जाता है और 1611 से लेकर के 22 ईस्वी का जो काल है वह मुगल काल में खासकर हम देखेंगे जो जहांगीर का काल है, इसमें प्रभाव काफ़ी हद तक बढ़ जाता है किसका, नूरजहां का। और नूरजहां के सिक्के भी प्रचलित होते हैं, सिक्कों पर नूरजहां का नामांकित करवाया जाता है। पहली साम्राज्ञी रहेगी जिसका नाम सिक्कों पर मुगल काल में अंकित होगा। तो इनके द्वारा एक गुट भी बनाया जाता है, जनता गुट या नूरजहां गुट कहा जाता है, जिसके 4-5 सदस्य हैं जो मुख्य रूप से नूरजहां स्वयं है, ग्यास बेग अतमातुद्दौला है, इनकी माता असमत बेगम है, आसफ खान है और शाहजहां खुर्रम भी इनके साथ होता है। और 1645 ईस्वी में नूरजहां क्या होती है, अकाल को प्राप्त हो जाती है, यानी इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ जो नूरजहां का अध्याय है समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे जहांगीर की भी मृत्यु हो जाती है 1627 ईस्वी में। इसके बाद हम देखेंगे जहांगीर का यूरोपियों के साथ संबंध है, जो जहांगीर के मुगल बादशाह जहांगीर के यूरोपियों के साथ संबंध कैसे रहते हैं। तो इनमें यहाँ पर हम देखेंगे जो पुर्तगाली हैं, कौन है, पुर्तगालियों के साथ जहांगीर के संबंध क्या थे, अच्छे थे। उन्हें गिरजे बनाने का अधिकार था, क्या था, गिरजे बनाने का अधिकार रहेगा, तथा उन्हें जनता को या प्रजा को ईसाई बनाने की भी छूट थी। गिरजे बनाने का क्या था, अधिकार रहता है, तथा लोगों को ईसाई बनाने की भी छूट देगी, ईसाई बनाने की भी छूट दी गई जहांगीर के द्वारा। और जहांगीर के समय अंग्रेज प्रतिनिधि या हम कहेंगे ब्रिटिश प्रतिनिधि भी भारत की यात्रा पर आते हैं। तो ब्रिटिश प्रतिनिधियों में हम देखेंगे कौन कौन लोग आते हैं। ब्रिटिश प्रतिनिधियों में हम देखेंगे एक तो थॉमस रो आते हैं, दूसरा विलियम हॉकिंस व सर टॉमस रो या थॉमस रो भी इनका नाम है। यह जहांगीर के काल में भारत की यात्रा पर आते हैं। तो विलियम हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा 400 का मनसब प्रदान किया जाता है। कितने का, 400 का मनसब प्रदान किया जाता है, तथा इन्हें फिरंगी खां की उपाधि भी दी जाती है। किसकी, फिरंगी खां की उपाधि भी प्रदान की जाती है। दूसरा रहेंगे सर टॉमस रो, काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। सर टॉमस रो के द्वारा जहांगीर से मुलाकात की जाती है। किससे, जहांगीर से मुलाकात की जाती है। इनकी मुलाकात होती कहाँ पर है, अजमेर में होती है। अजमेर में इनकी मुलाकात होती है, तथा सूरत में या हम कहेंगे भारत में व्यापार करने की जो अनुमति है वो प्राप्त की जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे भारत में जो व्यापार है, व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे पहला ब्रिटिश व्यक्ति जिसे भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी, तो वो था सर टॉमस रो। किसके समय, जहांगीर के समय, तथा इनके द्वारा सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की जाती है। मुगल काल में हम देखेंगे जहांगीर के समय सर टॉमस रो के द्वारा व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाती है। तो विलियम हॉकिंस को 400 का मनसब व फिरंगी खां की उपाधि देकर लौटा दिया जाता है। इनके साथ कोई संधि या व्यापार की बात नहीं होती। इसके बाद हम देखेंगे 1627 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है किसकी, जहांगीर की। 1627 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, तथा रावी नदी के किनारे शहादरा में नूरजहां के द्वारा इनका
मकबरा बनाया जाता है, नूरजहां के द्वारा इनका मकबरा बनाया जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा मुग़ल काल का चौथा बादशाह है जो जहांगीर, यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। बटनेर IAS यूट्यूब चैनल देखने वाले जो सभी मित्र हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।